बजट 2022 आ चुका है और फोकस है ग्रोथ, बूस्टर डोज में इकोनॉमी को वित्त मंत्री की तरफ से। आगे किस तरीके की प्रोजेक्शंस रख रहे हैं, कैसे देखते हैं इस बजट को? चलते हैं सीधे सीईओ ऑफ नीति आयोग श्री अमिताभ कांत हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आप इस बजट को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समराइज करेंगे? पहले तो मैं इस बजट को कहूंगा कि ये बहुत प्रोग्रेसिव एक बजट है, फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, क्योंकि ये बजट एक अकेला बजट है। मैंने इतने सालों से मैं बजट को देखता आ रहा हूं जो कि सनराइज एरियाज ऑफ ग्रोथ को फोकस करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्लीन मोबिलिटी हो, या बैटरी स्टोरेज हो, जेनोमिक्स हो, उनकी बात करता है और उन पे फोकस लाता है। मेरा जो विचार है कि आगे चल के इन एरियाज में ग्रोथ होगी, क्योंकि देश को पूरा डिजिटल जाने की आवश्यकता है। दूसरा, गो ग्रीन जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रोथ उन एरियाज में होंगी जो कि डिजिटाइज्ड होंगे, जो कि ग्रीन होंगे। तो ये बजट एक नया डायरेक्शन देता है उस रास्ते पर। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है इस बजट की, कि वो कैपेक्स पर बहुत फोकस करता है। अगर हम सेंटर और स्टेट का पूरा एलोकेशन देखें तो करीब ये जीडीपी का 4.1% जो एलोकेशन है वो जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब इस बजट का फोकस है गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके बाद अमेरिका की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी कि सारा पैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाइए, और जब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया तो उससे गरीब लोग अमीर हुए, मिडिल क्लास अमीर हुआ, पूरे देश की तरक्की हुई। तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, सेविंग बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, और उसी से देश आगे जाता है। तो मेरे विचार से ये तो बहुत ही अच्छा एक महत्वपूर्ण कदम है कि कैपेक्स पे बहुत फोकस किया गया है। इंफ्रा स्पेंडिंग ऑब्वियसली हाई है, तो गवर्नमेंट के पास इनफ होगा टू फंड दिस एक्सपेंडिचर? ये एक बड़ा सवाल है। इंटेंशन बहुत बढ़िया है, बहुत सारा पैसा लगाया जाए, कैपेक्स बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, बट क्या इनफ हमारे पास पैसे आ पाएंगे, रेज कर पाएंगे टू फंड दिस एक्सपेंडिचर? नहीं, देखिए, दो बहुत अच्छी चीजें हैं। एक तो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू बोयंसी बहुत अच्छी रही है और टैक्स कलेक्शन अच्छा रहा है, बोथ जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, सारा अच्छा कलेक्शन रहा है। दूसरा, मेरे विचार से इस बार के बजट में डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसीड्स बहुत कम रखी गई है, केवल 65,000 के करीब रखी गई है। और मुझे लगता है कि ये डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसीड ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि इस साल बीपीसीएल, बीएमएल, कॉनकॉर, दो प्राइवेट बैंक्स, एक इंश्योरेंस कंपनी, इन सब पे फोकस रहेगा और इन्वेस्टमेंट प्रोसीड बढ़ेंगी और पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरी चीज जो अच्छी की गई है कि फिस्कल डेफिसिट इस साल 6.9 और अगले साल का फोकस रहा है 6.4। इसका मतलब है कि फोकस ग्रोथ पर रहा है और फिस्कल डेफिसिट को कंस्ट्रेंट करने पे नहीं रहा गया है, तो ग्रोथ को एम्फसाइज किया गया है। और जब ग्रोथ होगी तभी हम लोग प्रोग्रेस कर पाएंगे, और ये बहुत बढ़िया कदम है मेरे विचार से। तो बजट बड़ा वेल क्राफ्टेड एक बजट है। ओके, वेल क्राफ्टेड बजट है सर, बिल्कुल दो राय नहीं। दो तीन चीजें हैं सर। एक तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर लोगों की कुछ सवाल है, महंगाई को लेकर कंसर्न्स हैं, कुछ ये भी कह रहे हैं कि भाई मिडिल क्लास या इनकम टैक्स में कुछ रियायतें नहीं मिली। इन सब चीजों को हम कैसे देखें? बजट में एक लॉन्ग टर्म विजन भारत के लिए बनाया गया है जरूर, लेकिन अगर इंडिविजुअली एक 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 आम आदमी इसको देखेगा तो कैसे देखे सर? देखिए, मैंने तो पूरे सारी स्कीम्स का ब्रेक डाउन किया कि पिछले साल क्या बजट एस्टिमेट था और इस साल क्या था। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी अगर आप देखें तो पिछले साल करीब बीई में 80,000 करोड़ थी, इस साल 1,05,000 करोड़ बढ़ा दी गई है, बहुत बढ़ा है। दूसरा कि पीएम किसान में करीब 65,000 करोड़ था, इस साल 68,000 करोड़ रखा गया है। ग्रामीण सड़क योजना में 15,000 था, उसको बढ़ाकर 19,000 करोड़ किया गया है। आवास योजना में 27,500 करोड़ था एलोकेशन, उसको बढ़ा के 48,000 करोड़ कर दिया गया है।
और नेशनल एजुकेशन मिशन में 34,300 था, उसको बढ़ा के करीब 40,000 करोड़ कर दिया गया है। और जल जीवन मिशन में करीब 10,000 करोड़ बढ़ाया गया, 50,000 से 60,000 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में एलोकेशन बढ़ा दिया गया है, करीब 1,500 करोड़ बढ़ा है। और मनरेगा में भी एलोकेशन वही उतना ही का उतना रखा गया है, 73,000 करोड़। पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये एलोकेशन अगर कभी कम भी बढ़े तो उसको आरी स्टेज पर बढ़ाया जाएगा। तो गरीब लोगों का, मिडिल क्लास का पूरा केयर किया गया है इस बजट में। और एलोकेशंस बताते हैं कि ये ना केवल एक ग्रोथ ओरिएंटेशन दिया गया है, बल्कि वेलफेयर ओरिएंटेशन भी इस बजट में बहुत स्ट्रांग है। और इसलिए ये कहना कि कोई अगर कहता है कि गरीब लोगों को नहीं देखा या मिडिल क्लास को नहीं देखा, वो तो ठीक, बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज, आपने इन्फ्लेशन की बात की। देखिए, इन्फ्लेशन आरबीआई के डोमेन में आता है और मॉनेटरी पॉलिसी उस पर करेक्टिव एक्शन जरूर लेगी। पर यह भी समझना जरूरी है कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन होता है वो अभी जो हुआ है ये एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ी हैं पहले से, तो उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ है। पर मेरे विचार से गवर्नमेंट पूरी कदम लेगी, पूरा कार्रवाई करेगी और पूरे हर तरीके से ये देखेगी कि आम नागरिक को कभी इस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ना हो और इन्फ्लेशन को पूरा अंडर चेक रखा जाएगा। ओके, इन्फ्लेशन को अंडर चेक रखा जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। सरकार बिल्कुल इसको क्लोजली मॉनिटर कर रही है, आरबीआई इसको देख रही है, जैसा आप बता रहे हैं। सर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। आपने खुद बहुत इंटरेस्ट लिया है स्पेस में, बहुत काम किया है सरकार ने इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी, और आज बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की भी बात की गई है। सर, थोड़ा सा हमें इसकी डिटेल दीजिए सर। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और बढ़ावा दें, और स्पेशली ये जो होल ईवी इकोसिस्टम में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी एग्जैक्टली क्या हम देख रहे हैं इसमें? तो देखिए, हम लोग को फॉसिल फ्यूल व्हीकल से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इस समय आप देखिएगा तो फेम 2 की सब्सिडी को लेकर 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स हमारी कंबशन इंजन व्हीकल से ज्यादा सस्ते हो गए हैं। तो लोग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स पे जा रहे हैं। इनकी चार्जिंग बहुत आवश्यक है। आगे चल के 4 व्हीलर्स भी इलेक्ट्रिक होंगे और बसेस, अब 9 सिटीज में हम इलेक्ट्रिक बसेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और ये जो सारे शहर में जो बसेस आएंगी, इनको चार्जिंग की आवश्यकता है। तो हमने नए स्टैंडर्ड्स निकाले हैं चार्जिंग के, और खासकर फास्ट चार्जिंग के, कि जल्दी जल्दी चार्जिंग हो। पर बड़ी गाड़ियों में अगर हम इंटर ऑपरेबिलिटी ले आते हैं, मतलब एक गाड़ी की बैटरी दूसरी बैटरी में स्वैप हो जाए, तो अगर मैं आगे चल के मैं व्हीकल लूंगा और उसकी जो बैटरी है मैं उसको बदल के दूसरे की बैटरी लेकर यहां लगा सकूंगा। तो बैटरी स्वैपिंग के स्टैंडर्ड्स हम कम से कम 1.5-2 महीने के अंदर निकाल देंगे, और उससे क्या होगा कि इंटर ऑपरेबिलिटी होगी और बैटरी स्वैपिंग बहुत बढ़ेगी देश में। और वही हमारा लक्ष्य है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को पुश करने में जब बैटरी को आप व्हीकल से हटा दीजिएगा तो बैटरी की कॉस्ट बहुत गिर जाएगी, और हर बैटरी एक साइज की होगी जिसको हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को पुश करने में ये बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। श्योर सर, बिल्कुल। ये इस पूरी पुश करने के लिए इस पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ये एक मेजर रोल प्ले करेगा, आपने कहा। एक आखिरी सवाल सर, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर इस बार बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर रखा गया है। कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर का तरह से हमें इसे देखना चाहिए। कैसे देखेंगे सर 65,000 करोड़ की जो फिगर है? और अभी तक जो सरकार ने कोशिश की, ऑफ कोर्स कोविड की वजह से दिक्कतें जरूर आई, अभी तक की जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है और आगे कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम लोग एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट करने में सक्सेसफुल हो गए हैं तो ये बहुत बड़ा काम है। और एयर इंडिया सबसे मुश्किल डिसइन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट था, जिसको को हम सक्सीड कर गए। इसके बाद नीलांचल इस्पात को हमने डिसइन्वेस्ट करने का अप्रूवल लिया है। अब आगे चल के अगले साल बीपीसीएल हो, बीएमएल हो, कॉनकॉर हो,
2 प्राइवेट बैंक्स जो पिछली बार बजट में अनाउंस हुए थे, एक इंश्योरेंस कंपनी हो, ये सब लाइंड अप हैं और कई और प्राइवेट सेक्टर कंपनियां डिसइन्वेस्टमेंट के लिए लाइंड अप हैं। मेरे विचार से मैं इससे सहमत हूं कि बेटर टू कमिट लो एंड ओवर अचीव। तो मेरे विचार से हम लोग और सक्सेस अचीव करेंगे और ये जो 65,000 का टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट का, इसको बहुत जोरों से इसको क्रॉस करेंगे और सक्सीड करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। ओके सर, उम्मीद हम भी करते हैं कि हम सक्सीड करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय और एक क्विक टेक दिया इस बार के बजट पर। आपकी क्या राय है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, टेक केयर।